किसान भाई नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। सबसे पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। ग्रामीण पर्यटन नीति के तहत सरकार चयनित गांवों का करेगी विकास। लखनऊ स्थित बख्शी का तालाब में जल्द शुरू होगी बीज शोधन इकाई। मध्य प्रदेश ने बाणसागर से छोड़ा पानी। मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में दूर होगी पानी की समस्या। प्रदेश सरकार ने दी किसानों को अतिरिक्त मुआवजा देने की मंजूरी। बाढ़ प्रभावित जिलों को भी 22 करोड़ मंजूर। स्टार्ट ऐप से किसानों का काम होगा आसान। एग्री स्टार्ट ऐप फर्मों के जरिए भारत की 60% आबादी को मिल सकती है मदद। सांसद आदर्श ग्राम योजना से जुड़ेंगे देश के उद्योगपति, बढ़ेगी विकास की रफ्तार। कम बारिश होने की स्थिति में केंद्र सरकार किसानों को देगी हर संभव मदद। मुख्यमंत्री जल बचाओ अभियान की शुरुआत और अगले हफ्ते से प्रदेश की मंडियों में होगा दाल का पका दशहरी। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के गांवों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की योजना बना रही है, जिसमें हस्तशिल्प कला, धरोहर, सांस्कृतिक विरासत समेटे गांवों को विकसित कर पर्यटकों को लुभाने की कार्य योजना बना रही है। इसके तहत सरकार ने ग्रामीण पर्यटन नीति को मंजूरी दे दी है, जिसमें प्रदेश के ऐसे गांव चुने जाएंगे जो पर्यटन स्थल व सर्किट हाउस के नजदीक हो तथा जिनमें पर्यटन की प्रचुर संभावनाएं हो। सरकार ऐसे किसी गांव के लिए हर साल 1 करोड़ रुपए देगी। ग्रामीण पर्यटन नीति के मुताबिक सन 1950 से पहले के निर्मित घरों व हवेलियों को आवासों में बदला जाएगा, जहां गांवों में आने वाले पर्यटकों को ठहराया भी जाएगा। इस पर्यटन के जरिए शुद्ध शहरी व विदेशी टूरिस्ट गांवों में रहने और वहां की संस्कृति और कला से रूबरू होंगे। इस योजना के तहत सरकार हर साल 3 गांव पर्यटन के लिहाज से विकसित करेगी। किसानों को सब्जियों के उच्च गुणवत्ता के बीज शीघ्र ही प्रदेश सरकार से मिलने के लगेंगे, जिसके लिए लखनऊ स्थित बख्शी का तालाब में उत्तर प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद सीड प्रोसेसिंग यूनिट लगा रही है। उम्मीद है कि अगले 6 महीने में बीज शोधन का कार्य शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार से मिले 2 करोड़ रुपए से भवन का निर्माण पूरा हो चुका है। जल्द ही उपकरण खरीदे जाएंगे। इसमें किसानों को सब्जी से अच्छी किस्मों के बीज खरीदकर उसे शोधित किया जाएगा। परिसर में ही इनोवेशन सेंटर बनाया जाएगा, जहां बच्चों को वैज्ञानिक गतिविधियों से रूबरू कराया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने बाणसागर से 2000 क्यूसेक पानी छोड़ा है, जिसमें मिर्जापुर व सोनभद्र जिले के पानी की समस्या दूर हो सकती है। बाणसागर डैम से पानी छोड़े जाने से सोन नदी में जलस्तर बढ़ा है, जिससे विंध्य क्षेत्र में पानी की समस्या दूर हुई है। उधर लखनऊ में भी शारदा नहर से सई नदी में पानी छोड़े जाने का आदेश सरकार ने दिया है, जिससे इस नदी के आसपास के गांवों में सिंचाई की समस्या दूर होगी। हरदोई से निकलने वाली सई नदी लखनऊ और उन्नाव की सीमाओं को अलग करती है और काफी बड़े भूभाग को सिंचित भी करती है। प्रदेश सरकार ने भारी बारिश और ओलावृष्टि से फसल को हुए नुकसान के लिए किसानों को अतिरिक्त आर्थिक मुआवजा देने की घोषणा की है। कैबिनेट के फैसले के अनुसार किसानों को 2 हेक्टेयर तक फसल का नुकसान होने पर 36,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसमें 27,000 रुपए केंद्र सरकार का हिस्सा होगा और 9,000 रुपए यूपी सरकार देगी। छोटी जोत के किसानों को दिया जाने वाला न्यूनतम मुआवजा 750 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2014 में आई बाढ़ से प्रभावित 8 जिलों को लगभग 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा कर चुकी है। साथ ही साथ गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए भी 200 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर चुकी है। आज कृषि में तेजी से विज्ञान का प्रयोग बढ़ रहा है। इसी कड़ी में स्टार्ट ऐप से किसानों को कृषि संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां व लाभ मिल रहा है। अभी तक इस तरह के एप्लीकेशन का विदेशों में अधिक चलन था, परंतु अब भारत के किसानों ने भी इसे अपनाना शुरू कर दिया है। इसके जरिए कीटनाशकों का असर बनाए रखने, बेहतर इरिगेशन, मौसम का सटीक अनुमान लगाने और उपज बढ़ाने में काफी मदद मिल रही है। एग्री स्टार्ट ऐप फर्मों के जरिए भारत की लगभग 60% आबादी को बड़ी मदद मिल सकती है, जो अब तक मानसून की बारिश पर निर्भर है। फर्म की टेक्नोलॉजी कास्ट 16,000 से 1,800 रुपए है, जो इसके अमेरिकी और इजरायली वेरिएंट के मुकाबले 1/3 है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गांवों का विकास करने के लिए केंद्र सरकार देश के सभी बड़े उद्योगपतियों को साथ लेने की योजना पर काम कर रही है। केंद्र सरकार ने देश में अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे औद्योगिक घरानों को गांवों को विकसित करने की मुहिम में जोड़ने के लिए संपर्क कर रही है। इसके तहत केंद्र सरकार को इन घरानों से 1,000 करोड़ रुपए की मदद मिलने की संभावना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से पिछले महीने इस आशय का पत्र संबंधित घरानों को भेजा गया है।
इसके अलावा सांसद अपनी सांसद निधि से भी इन गांवों का विकास कर सकते हैं। इस योजना के तहत सौर ऊर्जा, जल संचयन, स्वच्छता अभियान तथा शौचालयों आदि का निर्माण कराया जाएगा। कमजोर मानसून के कारण देश में यदि सूखे जैसी स्थिति पैदा होती है तो केंद्र सरकार किसानों को बिजली, बीज व डीजल पर सब्सिडी देगी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने पिछले दिनों ये घोषणा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कमजोर मानसून से देश के किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। उत्तर पश्चिम से कम बारिश की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस क्षेत्र के 98% खेती बाड़ी में सिंचाई की व्यवस्था है। कृषि मंत्री ने मौसम विभाग के साथ एक बैठक कर ऊर्जा, जल संचयन, ग्रामीण विकास, उर्वरक आदि पर चर्चा की। केंद्र सरकार ने 25 राज्यों के 580 जिलों में आकस्मिक फसल योजना लागू कर दी है, जिसमें किसानों को निर्बाध बिजली मिलेगी। साथ ही उर्वरक मंत्रालय ने 60 लाख टन की मांग से अधिक 90 लाख टन उर्वरक की आपूर्ति कर दी है। मुख्यमंत्री जल बचाओ अभियान की शुरुआत पूरे प्रदेश में हो चुकी है, जिसके तहत जल संचयन हेतु पूरे प्रदेश में 35,000 तालाबों की खुदाई का काम शुरू हो चुका है। केवल प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ही ग्रामीण अंचलों में 500 तालाब खोदे जाएंगे। इस योजना की शुरुआत हाल ही में मुख्य सचिव आलोक रंजन ने की। इस मौके पर मुख्य सचिव ने कहा कि दिन प्रतिदिन भूजल स्तर गिर रहा है। डाक ब्लॉकों की संख्या बढ़ती जा रही है। भूजल स्तर की दृष्टि से प्रदेश के 175 ब्लॉक अति दोहित श्रेणी में आ चुके हैं। मुख्य सचिव ने बताया कि इस योजना में 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल के तालाब मनरेगा के तहत खोदे जाएंगे। इस योजना से न सिर्फ सिंचाई के लिए जल संचयन होगा, बल्कि मनरेगा मजदूरों को अधिक काम भी मिलेगा। साथ ही साथ जल स्तर भी बढ़ेगा। लखनऊ का दशहरी आम पूरी दुनिया में अपने स्वाद और मिठास के लिए जाना जाता है। अगले 10 दिनों के भीतर देश के विभिन्न बाजारों में डाल का पका दशहरी उपलब्ध होगा। मलिहाबाद की मंडी में बाहर से आम व्यापारियों का आना शुरू हो गया है। आम व्यापारियों का कहना है कि कम उपज के बावजूद इस बार स्थानीय बाजार में दशहरी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगा। इस बार दशहरी और चौसा रूस की मंडियों में भी उपलब्ध होगा। मंडी परिषद उत्तर प्रदेश इसे रूस की मंडी में उतारने की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत पहले चरण में दशहरी का निर्यात होगा और उसके बाद सहारनपुर और लखनऊ का चौसा भी रूस भेजा जाएगा। मंडी परिषद ने बीते वर्ष दुबई व सऊदी अरब समेत खाड़ी के अन्य देशों में भारी मात्रा में आम का निर्यात किया था। पिछले वर्ष प्रदेश में लगभग 170 टन आम का निर्यात किया गया था। इसी से उत्साहित होकर मंडी परिषद ने रूस को भी दशहरी के निर्यात की योजना बनाई है। और किसान भाइयों, आइए अब जानकारी लेते हैं कुछ मंडी भावों की। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में धान का भाव इस प्रकार रहा। लखनऊ की मंडी में 1,390 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 1,140 रुपए, रायबरेली में 1,370 रुपए, हरदोई में 1,380 रुपए और फैजाबाद की मंडी में 1,315 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल की बात करें तो चावल का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ की मंडी में 2,125 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 2,110 रुपए, रायबरेली में 2,020 रुपए, हरदोई में 2,170 रुपए और फैजाबाद की मंडी में 2,085 रुपए प्रति क्विंटल बिका। गेहूं का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ की मंडी में 1,480 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 1,460 रुपए, रायबरेली में 1,475 रुपए, हरदोई में 1,460 रुपए और फैजाबाद की मंडी में 1,465 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मसूर का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 5,900 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 5,915 रुपए, हरदोई में 5,610 रुपए, फैजाबाद में 5,770 रुपए प्रति क्विंटल बिका। विभिन्न मंडियों में गुड़ का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ की मंडी में 3,015 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 2,920 रुपए प्रति क्विंटल, रायबरेली में 2,890 रुपए, हरदोई में 2,670 रुपए और फैजाबाद की मंडी में 3,055 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आलू का भाव विभिन्न मंडियों में प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 625 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 595 रुपए, रायबरेली में 590 रुपए, हरदोई में 540 रुपए और फैजाबाद की मंडी में 625 रुपए प्रति क्विंटल रहा। टमाटर का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 1,635 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 1,495 रुपए, रायबरेली में 1,480 रुपए, हरदोई में 1,695 रुपए और फैजाबाद की मंडी में 1,170 रुपए प्रति क्विंटल बिका।
प्याज का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ की मंडी में 1515 रुपये प्रति क्विंटल, सीतापुर में 1385 रुपये प्रति क्विंटल, रायबरेली में 1455 रुपये, हरदोई में 1460 रुपये और फैजाबाद की मंडी में 1555 रुपये प्रति क्विंटल बिका। बैगन का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 1015 रुपये प्रति क्विंटल, रायबरेली में 775 रुपये और फैजाबाद की मंडी में 1115 रुपये प्रति क्विंटल बिका। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार। अगले अंक में आपसे फिर होगी भेंट। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा करके कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। किसान भाइयों नमस्कार। सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है, ये तो आप सभी जानते हैं। और इस आधार को मजबूती देने के लिए सरकार के द्वारा कई परियोजनाएं चलाई गई, कई अनुसंधान खोले गए। ऐसे ही कोई एक विशेष अनुसंधान संस्थान है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, जो किसानों के लिए कार्य कर रहा है, उनके हित में काम कर रहा है, कृषि को बढ़ावा दे रहा है। इन्हीं सब जानकारियों को लेकर के आज हम बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र कुमार से, महानिदेशक उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ। डॉक्टर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। डॉक्टर साहब, जो अपना उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद है, ये किसानों के लिए काम कैसे कर रहा है? किसान भाइयों नमस्कार। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तर्ज पे जी कई चरणों के प्रयास के बाद 14 जून 1989 को की गई। इस संस्था के उद्देश्य अपने आप में काफ़ी व्यापक हैं। संस्था का मूल उद्देश्य कृषि के विकास के विभिन्न अवयव, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, औद्यानिकी कृषि एवं अन्य जितनी भी कृषि की विधाएं हैं
इनकी जो क्रियान्वयन संस्थाएं हैं, इन क्रियान्वयन संस्थाओं के बीच आपसी समन्वय करने के उद्देश्य से, जी, उनके लिए योजनाएं बनाने के उद्देश्य से, साथ ही साथ किसानों की मांग क्या है उनका अध्ययन करते हुए जी, समय की आवश्यकता के अनुसार क्या भविष्य की आवश्यकताएं होंगी उनको पूरा करने के उद्देश्य से शोध कराने के भी उद्देश्य हैं। मतलब ये तो इसमें तो डॉक्टर साहब ये जो अपना अनुसंधान परिषद है इसमें तो कृषि की सभी विधाएं सम्मिलित हो गई, किसानों के लिए हर तरीके से प्रयास सम्मिलित हो गए, वैज्ञानिक सोच सम्मिलित हो गई, मतलब कृषि को बढ़ावा देने के लिए पूरा सब कुछ इसमें सम्मिलित है। लेकिन फिर भी ये मेरा सबसे बड़ा प्रश्न है कि लेकिन फिर भी 2-3 सालों से ही ऐसा क्यों है कि इसका नाम सुना जा रहा है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का, इसके पहले ये इतना सुचारू रूप से सक्रिय नहीं था? देखिए, कोई भी संस्था तब तक जो है जनता के बीच नहीं पहुंच सकती जब तक कि उसको खुले तौर पर काम करने के लिए परिस्थितियां न पैदा हों। जी, उसमें बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं। कहीं पे प्रशासनिक अड़चन भी होता है, जी, कहीं पे जो अधिकारी हैं वो जो है अगर उसको उचित नेतृत्व नहीं दे पाते हैं, तो कहीं किसी भी एक पहलू को लेकर के हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये संस्था अब तक जो निष्क्रिय रही या नगण्यता के पैमाने पे थी, उसके लिए किसी एक को जिम्मेदार ठहराया जाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रशासनिक स्वायत्तता एवं सहयोग की इस संस्था को बहुत ही सख्त जरूरत है। पिछले 2-3 सालों में जो आपने बात कही कि ये संस्था क्यों सुनी जा रही है या इतनी सक्रिय क्यों है, जी, जी, उसके कारण हैं कि मैं मौलिक तौर पे किसानों के बीच से आया हूँ, कृषक हूँ और साथ में कृषि वैज्ञानिक भी हूँ। जी, क्या बात है। तो आप किसान भी हैं, कृषक भी हैं और कृषि वैज्ञानिक भी हैं और अच्छी जगह जा करके ऐसे संस्थान में बैठे हुए हैं, ऐसे परिषद में बैठे हुए हैं जहां पर आप किसानों का भला भी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आप जो योजनाएं लाएंगे, जो चलाएंगे, तो उससे हमारे किसानों का भला तो होना ही होना है। तो हमने कार्यकाल ग्रहण करने के बाद से, जब से मैं महानिदेशक के रूप में आया हूँ, जी, जी, मैंने ढेर सारे कार्यक्रम चलाने की कोशिश करी। सबसे पहला काम तो हमने ये किया कि जब हम बात करते हैं भविष्य की आवश्यकताओं की, तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि अगर हम अमेरिकन लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं तो आज की डेट में हमें कम से कम 5 प्लेनेट की ज़रूरत है, जो कि असंभव है, वो हमारे बस में नहीं है। और इतना ही नहीं, जो हमारी प्राकृतिक संपदा है जैसे पानी है, भूमि है, हवा है, ये हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से दिन प्रतिदिन इनकी उपलब्धता हमारे लिए कम हो रही है। जी, तो ऐसे में हम कृषि वैज्ञानिकों एवं कृषकों के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है कि हम भारतीय जनसंख्या का पालन पोषण कैसे करें। जी, जी, क्योंकि कहीं ना कहीं जनसंख्या तो बढ़ रही है और अपने पास जो जमीन है, जो कृषि है, वो उतनी ही है। जी, तो कहीं ना कहीं आप जैसे वैज्ञानिक इसमें आएंगे, सम्मिलित होंगे और किसानों के लिए नई नई योजनाएं लेंगे, तभी काम आगे बढ़ सकेगा। तो इन सारी परिस्थितियों के को नजर रखते हुए हमें अपनी क्रियाविधियों को बदलना पड़ेगा, हमें अपनी योजनाओं को बदलना पड़ेगा। जी, उन योजनाओं को बदलने की कड़ी में हमने कार्यभार ग्रहण करने के बाद से अब तक जी, कुल 15 कार्यक्रम कराए हैं। जी, जिसमें पिछले साल हमने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कराया था, कृषि विज्ञान कांग्रेस। जी, जब हम कृषि विज्ञान कांग्रेस की बात करते हैं तो यहीं पे एक खाई पैदा होती है। किसान शायद ये समझता है कि ये तो कृषि विज्ञान है। मेरा अपना मानना ये है कि किसान, कृषि विज्ञान या कृषि प्रशासन, इन सारे का जब तक आपस में का मतलब समन्वय नहीं होगा, आपस में इनका एक दूसरे से जुड़ाव नहीं होगा, जी, जी, तब तक कृषि का समग्र विकास संभव नहीं है। बिल्कुल। तो हमने कृषि विज्ञान कांग्रेस कराया था, बहुत बड़ा आयोजन था। इसके अलावा हमने बहुत सारे कार्यक्रम, जैसे
पशुपालन के लिए भी पशुपालन इंडिजिनस काउज हैं या इंडिजिनस गोट हैं, सीप हैं, इनकी उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जाए और हमारी जो फसलें हैं इनकी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए। हमारे जो आज की जो भौगोलिक क्षरण हो रहा है या नेचुरल जो प्राकृतिक संपदा घट रहा है, इन प्राकृतिक संपदा के घटते हुए क्रम में हमें क्या नीतियां बनानी चाहिए। इतना ही नहीं, ये सारे जो हम योजनाएं बनाते हैं या जो हमारी वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं इनको हम किसानों तक कैसे पहुंचाएं। डॉक्टर साहब, यही जो आपने कहा कि कैसे पहुंचाए, यही हमारा प्रश्न भी है कि कैसे आखिर पहुंचाएंगे ये सब चीजें जिससे कि किसान तरक्की कर सके और उसके पास तक ये चीज पहुंचे, ये सबसे जरूरी है। देखिए, इस पे यह अपने आप में बहुत ही अहम मुद्दा है जी। और इस अहम मुद्दे को हम आज की प्रासंगिकता में शायद जो है महसूस नहीं कर पा रहे हैं। प्रसार की जिम्मेदारी मौलिक तौर पे जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट हैं जी, सरकारी संस्थानों के जो लाइन डिपार्टमेंट हैं, जैसे पशुपालन विभाग है या कृषि विभाग है, रेशम विभाग है, ये जो भी कृषि एवं विधाओं से संबंधित जो सरकारी विभाग हैं, जी, जी, इनका मुख्य काम है कि सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन और प्रसारण दोनों चीज बातें साथ साथ चलती हैं जी। तो ये जब तक हम इनका प्रसारण और क्रियान्वयन ईमानदारी के साथ समग्र तौर पे किसानों को उसमें समाहित करते हुए भागीदार बनाते हुए जब तक हम नहीं करेंगे जी, तब तक ये प्रसारण का कार्य या कृषि प्रसार का कार्य अच्छी तरह से हो नहीं सकता। तो डॉक्टर साहब, क्या क्रियाएं हैं, कैसे प्रसारण कर रहे हैं, कैसे किसानों तक ये सुविधाएं पहुंचा रहे हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी बताइए। देखिए, इसके लिए तो हम मेरे ख्याल से आज इस वार्ता में शायद ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारी ढेर सारी योजनाएं हैं हमारे विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही है। लेकिन हम जो है कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान के नोडल ऑफिस संस्था के नाते अब हम बात आपको यहाँ पे ये करना चाहें यहाँ पर ऐसी कौन सी योजना चला रहे हैं जिससे सीधे सीधे किसानों का फायदा हो रहा है, उनके भविष्य को मजबूती मिल रही है, हम उस योजना के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, ये जो सीधे सीधे किसानों के जो लाभ की योजनाएं हैं, वो योजनाएं हमारी जो है जो लाइन डिपार्टमेंट हैं, जैसे कृषि विभाग है या पशुपालन विभाग है, इनके द्वारा चलाई जाती हैं, क्योंकि क्रियान्वयन की जिम्मेदारी इनकी है। जैसे पशुपालन विभाग में आपकी कामधेनु योजना है, कुक्कुट पालन है, आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट जैसे सोलर एनर्जी सोलर पंप योजना है। इसके बाद आपका कृषि विभाग में जो हाइब्रिड सीड डिस्ट्रीब्यूशन की योजना है या बीज उपलब्धता की है, हमारे जो है फर्टिलाइजर जो सब्सिडी पे दिए जाने हैं, या जो अभी हमारे जो है किसान जो है हमारे ओले और अतिवृष्टि की वजह से जो नुकसान हुआ उन पे जो उनको लाभ दिया जाना है, इन सारी की जिम्मेदारी ये हमारी जो क्रियान्वयन संस्थाएं हैं इनकी जिम्मेदारी है, इनको करना है। मतलब कहीं ना कहीं जो भी पूरे प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं चलनी है, भले ही उनकी मॉडल अलग अलग हों या पशुपालन हो सकता है, कृषि में और विधाएं हो सकती हैं, उन सबकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है और आप उन सबका अनुकरण करवाते हैं दूसरे संस्थानों द्वारा। डॉक्टर साहब, आपने इन सब जानकारियों को इतना अहम बताया और ये सब जानकारी हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि निश्चित तौर पर किसान हमारे जो इन कमियों से कुछ क्षति पहुंचा रहे थे अपने आप को, वो उन सबसे ऊपर उभरेंगे तो कृषि को एक मजबूत आधार दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और कुछ विशेष जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, डॉक्टर ने जैसे कि बताया कि 7, 8, 9 अक्टूबर को विशेष प्रोग्राम होने जा रहा है, कार्यक्रम होने जा रहा है। आप लोग निश्चित तौर पर जाइए, बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, इनकी बातों को समझिए कि कैसे कृषि को बढ़ावा दे सकते हैं और आपके अपने सुझाव क्या हैं। जो सुझाव आप देंगे उनका ये अनुकरण करके नई नई योजनाओं को विकसित भी करेंगे। नमस्कार।